नारीवाद केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रगतिशील विचारधारा है जो सभी लिंगों के लिए समान अधिकारों और अवसरों की वकालत करती है। फेमिनिज्म शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है, और दिलचस्प बात यह है कि 19वीं सदी में इसकी शुरुआत चिकित्सा क्षेत्र से हुई थी। माना जाता है कि काल्पनिक समाजवादी चार्ल्स फूरियर ने 1837 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। नारीवाद की मूल अवधारणा यह है कि महिलाएं केवल अपने लिंग के कारण सामाजिक, आर्थिक और घरेलू स्तर पर अन्याय का शिकार होती हैं, और इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था को बदलना अनिवार्य है। इतिहास के झरोखे से देखें तो मेरी वोल्स्टोनेक्राफ्ट को नारीवाद की जननी माना जाता है। उन्होंने 1792 में अपनी पुस्तक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन के माध्यम से स्त्री शिक्षा और मताधिकार की पुरजोर मांग की थी। वहीं J.S. मिल ने 1869 में सब्जेक्शन ऑफ विमेन लिखकर ब्रिटेन में महिला मताधिकार का कानूनी आधार तैयार किया। 20वीं सदी में नारीवाद ने नई ऊंचाइयों को छुआ। सिमोन द बुआर ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स 1949 में एक क्रांतिकारी वाक्य कहा, स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि बनाई जाती है, जिसका अर्थ है कि समाज अपनी परंपराओं से महिला की पहचान करता है। बेट्टी फ्रीडन ने अपनी किताब द फेमिनिन मिस्टीक 1963 में घरेलू महिलाओं की घुटन को बिना नाम की समस्या कहा, जिसने नारीवाद की दूसरी लहर को जन्म दिया। समकालीन विचारकों में केट मिलेट ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 में नारा दिया, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, जिसका अर्थ है कि घर के भीतर होने वाला शोषण भी राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि यह शक्ति के गलत इस्तेमाल पर आधारित है। वहीं शूलामित फायरस्टोन ने द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स 1970 में तर्क दिया कि महिलाओं को मातृत्व की जैविक बाधाओं से तकनीक के जरिए मुक्त होना चाहिए ताकि वे पुरुषों के समान स्वतंत्र हो सकें। नारीवाद की प्रथम लहर 19वीं सदी से शुरू होकर 1920 तक चली। इसका मुख्य केंद्र कानूनी समानता और मताधिकार सफ्रेज था। इस लहर की सबसे बड़ी घटना 1848 का सेनेका फॉल्स सम्मेलन था, जिसने संगठित नारीवाद की नींव रखी। मेरी वोल्स्टोनेक्राफ्ट की पुस्तक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन इस काल का सबसे सशक्त वैचारिक आधार बनी, जिसमें महिलाओं के लिए शिक्षा और नागरिक अधिकारों की मांग की गई थी। नारीवाद की दूसरी लहर 1960 से 1980 ने लड़ाई को संसद से निकालकर घर की चारदीवारी के भीतर पहुंचा दिया। इसका प्रसिद्ध नारा था, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल। इसका अर्थ है कि घरेलू हिंसा, प्रजनन अधिकार और घर के काम का बंटवारा केवल निजी मामले नहीं, बल्कि राजनीतिक मुद्दे हैं, क्योंकि इनमें शक्ति का असंतुलन होता है। केट मिलेट की पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स ने इसी दौरान पितृसत्ता को शक्ति द्वारा संरचित संबंध के रूप में परिभाषित किया। 1990 के बाद नारीवाद की तीसरी लहर का उदय हुआ, जिसने इंटरसेक्शनैलिटी यानी बहुआयामी पहचान पर जोर दिया। इसका तर्क है कि एक श्वेत महिला और एक अश्वेत या उत्तर औपनिवेशिक देश की महिला के अनुभव अलग अलग होते हैं। यह लहर केवल जेंडर नहीं, बल्कि नस्ल, वर्ग और संस्कृति के आधार पर महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं को समझने का प्रयास करती है। सैद्धांतिक रूप से नारीवाद सेक्स और जेंडर के बीच अंतर करता है। लिंडा निकोलसन और अन्य विचारकों के अनुसार सेक्स एक जैविक या प्राकृतिक स्थिति है, जबकि जेंडर समाज द्वारा निर्मित पहचान है। कैरोल गिलिगन ने देखभाल की नैतिकता एथिक्स ऑफ केयर का विचार दिया, जो बताता है कि महिलाओं का नैतिक दृष्टिकोण अक्सर संबंधों और सहानुभूति पर आधारित होता है। अंततः नारीवाद निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के पारंपरिक विभाजन को चुनौती देता है। उदारवादी विचारक जहां घर को निजी मानकर राज्य के हस्तक्षेप से बाहर रखते थे, वहीं नारीवादी तर्क देते हैं कि परिवार के भीतर की शक्ति संरचना भी राजनीति है। निष्कर्षतः, जब तक न्याय की पहुंच परिवार के भीतर तक नहीं होगी, तब तक वास्तविक समानता संभव नहीं है। केट मिलेट ने अपनी क्रांतिकारी पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 में राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। उनके अनुसार राजनीति केवल संसद या चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शक्ति द्वारा संचालित संबंधों पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशंस का नाम है। उन्होंने पितृसत्ता को एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित किया जहां पुरुष वर्ग संगठित रूप से महिलाओं पर शासन करता है।
उनके विचार में महिला का शरीर और उसके प्रजनन अधिकार ही राजनीति के वास्तविक रणक्षेत्र हैं। इसी दौर में जर्मेन ग्रियर ने अपनी पुस्तक द फीमेल यूनक में तर्क दिया कि समाज ने महिलाओं की स्वाभाविक कामुकता और शक्ति को छीनकर उन्हें नपुंसक यूनिक जैसा बना दिया है। वहीं सुसान ब्राउन मिलर ने अपनी चर्चित कृति अगेंस्ट अ विल में एक कड़वा सच उजागर किया। उन्होंने बलात्कार को केवल एक अपराध नहीं बल्कि पुरुषों द्वारा महिलाओं को निरंतर भयभीत रखने की एक सोची समझी सामाजिक प्रक्रिया माना। शूलामित फायरस्टोन ने नारीवाद को एक वैज्ञानिक आधार देने का प्रयास किया। अपनी पुस्तक द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स 1970 में उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं के दमन का मूल कारण उनकी जैविक बनावट और मातृत्व की बाधाएं हैं। उनका क्रांतिकारी समाधान यह था कि तकनीक जैसे कृत्रिम गर्भ का उपयोग करके महिलाओं को इस जैविक बोझ से मुक्त किया जाना चाहिए ताकि वे सही मायनों में पुरुषों के बराबर हो सकें। ऐतिहासिक और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में वर्जीनिया वुल्फ का यह प्रसिद्ध कथन, एक महिला के रूप में मेरा कोई देश नहीं है, नारीवाद की वैश्विक पहचान को रेखांकित करता है। वहीं गेर्डा लरन ने पितृसत्ता के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किया और बताया कि कैसे परिवार के भीतर इसे एक संस्था के रूप में स्थापित किया गया। निष्कर्ष, नारीवाद की इस दूसरी लहर ने केवल समानता की मांग नहीं की बल्कि महिलाओं की मुक्ति लिबरेशन की बात की। इसने निजी जीवन के मुद्दों को राजनीतिक विमर्श का अनिवार्य हिस्सा बनाया और साबित किया कि पितृसत्ता कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक संगठित शक्ति संरचना है। नारीवाद की तीसरी लहर 1990 के बाद ने एक समान महिला की धारणा को चुनौती दी। इसका मुख्य आधार इंटरसेक्शनैलिटी है, जो यह मानता है कि एक महिला का शोषण केवल उसके लिंग जेंडर के कारण नहीं बल्कि उसकी नस्ल वर्ग और धर्म के जुड़ाव से तय होता है। इस लहर ने ग्लोबल साउथ, विकासशील देशों और अश्वेत महिलाओं के संघर्षों को मुख्यधारा में शामिल किया। नाओमी वुल्फ जैसे विचारकों ने महिलाओं को पीड़ित के बजाय अपनी शक्ति पावर फेमिनिज्म पहचानने पर बल दिया। नारीवाद का सबसे सशक्त तर्क व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल रहा है। इसने निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच के कृत्रिम बंटवारे का कड़ा विरोध किया। नारीवादियों का मानना है कि परिवार के भीतर पुरुषों द्वारा लिया गया निर्णय, घरेलू काम का बोझ और प्रजनन पर नियंत्रण, यह सब वास्तव में शक्ति का खेल है जो राजनीति का ही एक रूप है। इसलिए जब तक घर के भीतर न्याय और समानता नहीं होगी, तब तक सार्वजनिक जीवन में महिलाएं स्वतंत्र नहीं हो सकती। एक और महत्वपूर्ण वैचारिक स्पष्टता सेक्स बनाम जेंडर, सेक्स वर्सेस जेंडर के अंतर से आती है। सेक्स एक जैविक वास्तविकता है जो प्राकृतिक है, लेकिन जेंडर एक सामाजिक रचना है। इसका अर्थ है कि समाज ने ही स्त्रीयोचित और पुरुषोचित व्यवहार की भूमिकाएं तय की हैं, जो समय और स्थान के साथ बदलती रहती हैं। नारीवाद इन थोपी गई भूमिकाओं का खंडन करता है। नैतिकता के मोर्चे पर कैरोल गिलिगन ने अपनी पुस्तक इन अ डिफरेंट वॉइस में देखभाल की नैतिकता एथिक ऑफ केयर का विचार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जहां पुरुषों का नैतिक ढांचा अक्सर अधिकारों और न्याय पर आधारित होता है, वहीं महिलाओं की दृष्टि देखभाल, जिम्मेदारी और आपसी संबंधों को प्राथमिकता देती है। यह संवेदनशीलता आधारित नैतिकता समाज के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना कि न्याय। अंत में अश्वेत नारीवाद ब्लैक फेमिनिज्म यह रेखांकित करता है कि अश्वेत महिलाएं लिंग, नस्ल और वर्ग के तिहरे शोषण का सामना करती हैं। उनका अनुभव एक श्वेत और अमीर महिला से बिल्कुल अलग है। निष्कर्षतः आज का नारीवाद यह स्वीकार करता है कि महिलाओं की पहचान बहुआयामी है और उनके संघर्ष भी उतने ही विविध हैं। राज्य की नारीवादी समझ को स्पष्ट करते हुए कैथरीन मैककिनन का एक प्रसिद्ध तर्क है कि नारीवाद के पास राज्य का कोई अपना अलग सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह मूल रूप से एक शक्ति का सिद्धांत है। उनके अनुसार राज्य कोई निष्पक्ष संस्था नहीं है, बल्कि यह पुरुष दृष्टिकोण को कानूनी जामा पहनाकर समाज में पुरुष प्रभुत्व को वैध बनाता है। इसी कड़ी में कैरोल पैटमैन ने अपनी पुस्तक द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट में हॉब्स और लॉक जैसे विचारकों की कड़ी आलोचना की। उनका कहना है कि जिसे हम सामाजिक अनुबंध कहते हैं, वह वास्तव में एक यौन अनुबंध सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट था, जिसने महिलाओं को जानबूझकर सार्वजनिक क्षेत्र से बाहर रखा और उन्हें निजी क्षेत्र घर
की बेड़ियों में जकड़ दिया। 1970 के दशक तक नारीवादियों ने राज्य को पूरी तरह पितृसत्तात्मक मानकर नकारा था, लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि गर्भपात, बलात्कार विरोधी कानून और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर न्याय पाने के लिए राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य है। इसी सकारात्मक बदलाव को हेल्गा हर्नेस ने महिला हितैषी समाज, वुमेन फ्रेंडली सोसाइटी की संज्ञा दी, जहां लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। नागरिकता की नारीवादी अवधारणा मुख्यधारा के सिद्धांतों को अंतरंगा, डिफरेंस ब्लाइंड मानती है, क्योंकि वे महिलाओं और पुरुषों की विशिष्ट परिस्थितियों के बीच के अंतर को अनदेखा कर देते हैं। बिरते सिम ने टी.एच. मार्शल की आलोचना करते हुए कहा कि उनका नागरिकता मॉडल केवल पुरुषों के अनुभवों पर आधारित था। इसके समाधान के रूप में रुथ लिस्टर ने अपनी पुस्तक सिटीजनशिप, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स 1997 में 3 मॉडल प्रस्तुत किए। लिंग तटस्थता, जहां महिलाएं पुरुषों के कानूनी रूप से बराबर हैं। लिंग भेदभाव, जहां महिलाओं की विशिष्ट भूमिकाओं और भिन्नताओं को पहचान दी जाती है। लिंग बहुलवाद, जो यह मानता है कि महिलाएं और पुरुष कई विविध समूहों और पहचानों के सदस्य हैं। लिस्टर इन तीनों के समन्वय से एक महिला अनुकूल नागरिकता के निर्माण की वकालत करती हैं। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र (UN) के महिला सम्मेलनों ने इन अधिकारों को मजबूत किया है। 1975 के मैक्सिको से लेकर 1995 के ऐतिहासिक बीजिंग सम्मेलन तक, जहां 12 नाजुक क्षेत्रों की पहचान की गई, महिलाओं के सशक्तिकरण का सफर निरंतर जारी है। विशेष रूप से 8 मार्च 2025 की थीम सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए समानता, अधिकार और सशक्तिकरण इसी संघर्ष की आधुनिक प्रतिध्वनि है। उदार नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म, नारीवाद की सबसे प्राचीन और मुख्य धारा है। इसका केंद्र बिंदु व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा और कानूनी व राजनीतिक समानता है। मेरी वोल्स्टोनेक्राफ्ट ने जहां शिक्षा की नींव रखी, वहीं J.S. मिल और हैरियट टेलर मिल ने मताधिकार के लिए संघर्ष किया। आधुनिक दौर में बेटी फ्रीडन ने महिलाओं की घरेलू घुटन को उजागर कर उन्हें सार्वजनिक जीवन में समान अवसर दिलाने की वकालत की। समाजवादी नारीवाद, सोशलिस्ट फेमिनिज्म का मानना है कि महिलाओं का दमन केवल पितृसत्ता के कारण नहीं, बल्कि पूंजीवाद के कारण भी है। फ्रेडरिक एंगेल्स ने तर्क दिया कि निजी संपत्ति के उदय ने महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद कर दिया। चार्ल्स फूरियर और शीला रोबोथम जैसे विचारक आर्थिक और लैंगिक समानता को एक साथ जोड़कर देखते हैं, जबकि आइरिस मेरियम यंग ने समूहों की विशिष्ट पहचान पर जोर दिया। उग्र या रेडिकल नारीवाद, रैडिकल फेमिनिज्म, सबसे आक्रामक धारा है, जिसका नारा है व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। केट मिलेट और शूलामित फायरस्टोन जैसे विचारकों का मानना है कि समस्या केवल कानूनों में नहीं, बल्कि पितृसत्ता की गहरी जड़ों में है, जिसे पूरी तरह खत्म करना होगा। सिमोन द बुआर ने समाज द्वारा स्त्री की पहचान गढ़े जाने की आलोचना की, तो सुसान ब्राउन मिलर ने हिंसा और बलात्कार को पुरुषों के नियंत्रण का हथियार बताया। अश्वेत नारीवाद, ब्लैक फेमिनिज्म, यह रेखांकित करता है कि अश्वेत या ग्लोबल साउथ की महिलाएं रंगभेद और लैंगिक शोषण की दोहरी मार झेलती हैं। किम्बरले क्रेनशॉ ने इसके लिए इंटरसेक्शनैलिटी शब्द दिया। बेल हुक्स और एंजेला डेविस जैसे विचारकों ने साबित किया कि नारीवाद का अनुभव हर नस्ल और वर्ग के लिए एक समान नहीं होता। अंत में उत्तर नारीवाद, पोस्ट फेमिनिज्म, एक नया दृष्टिकोण पेश करता है। नाओमी वुल्फ, पावर फेमिनिज्म और केमिली पलिया जैसे विचारकों का तर्क है कि महिलाओं को अब केवल पीड़ित के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह धारा महिलाओं की अपनी शक्ति, पसंद और एजेंसी का जश्न मनाती है, जहां महिलाएं अपनी शर्तों पर समाज में अपनी जगह बनाती हैं।